Hello everybody, this is Shubham Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj, and we will move towards the next topics of the day. And as you see कि हम लोग लिटरेरी टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं. लिटरेरी टर्म्स में जो कुछ खास टर्म्स हैं जो अलग से यूज किए जाते हैं, जिनका ड्रामा, पोएट्री, प्रोज के काइंड से रिलेशन नहीं है, उनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. और आज जिन टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक्स इस तरह से: intentional fallacy, inventive irretor, local color, lie, light was, malapropism, mask, automatic writing, avant-garde. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, और जैसा मैंने आपसे बताया भी है और इंस्ट्रक्ट किया है, किस बार जब आप लिटरेरी टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि लिटरेरी टर्म्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप जानते चलिए. मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट्स, 4 कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न था, अगर उस एग्जाम के पैटर्न में फिर से टीजीटी में भी वो चीजें अगर देखने को मिली तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट से, किसी भी लिटरेरी डिवाइस से, टर्म से कोई 4.5 दिए गए होंगे और उनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा अनट्रू है, कौन सा मैच्ड है, कौन मिसमैच्ड है, एक्सेट्रा. और उसमें आपको चारों पॉइंट्स अगर आपको ठीक से इंफॉर्मेशन में नहीं रहेगी तो राइट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए टॉपिक्स को स्टडी करते समय कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो आप अपने दिमाग में जरूर ही रखिए. चलिए स्टडी शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटेंशनल फैलेसी. जैसे ही ये वर्ड आपके सामने आया होगा, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि इस तरह की कोई फैलेसी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. डेफिनेटली आप अफेक्टिव फैलेसी को पढ़ चुके हैं. अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, आप दिखाने की कोशिश करेंगे. इंटेंशनल फैलेसी की को अफेक्टिव फैलेसी की तरह ही एक बार फिर से विम्सार्ड और बेर्सली ने इसको रखा था. विम्सार्ड एंड बेर्सली ने इसको रखा था. और इन दोनों का जो टर्म ये आया था, एक बार फिर से द इंटेंशनल फैलेसी की बुक आई थी, द इंटेंशनल fallacy, और दिस बुक केम इन 1946. इस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा था. एक्चुअली इंटेंशनल फैलेसी भी अफेक्टिव फैलेसी की तरह ही एरर ऑफ इवैल्यूएशन है. एरर ऑफ इवैल्यूएशन, एन इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेरी वर्क. अब ये किस तरह से इवैल्यूएशन होता है जो रॉन्ग हो जा रहा है. एक्चुअली इवैल्यूएशन का मतलब तो आप समझते हैं क्रिटिसिज्म, या आप किसी वर्क को अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, उसके लिए आप उसको इवैल्यूएट करते हैं. और जो इवैल्यूएशन होता है, अगर उसमें कोई एरर है तो वो 2 पार्ट्स में जा सकता है. या तो वह इंटेंशनल फैलेसी हो सकती है जैसे आप यहां देख रहे हैं, या फिर वो अफेक्टिव फैलेसी हो जाती. अफेक्टिव फैलेसी जो थी वो इमोशन बेस्ड थी. आपको याद आए जो एक रॉन्ग इमोशन रीडर पर बन जाया करता है रीडिंग करते समय वर्क्स को, उसको हम लोगों ने कहा था अफेक्टिव फैलेसी. देन इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है? इंटेंशनल फैलेसी इज क्रिएटेड बाय इंटेंशन. आप इसको समझिएगा, क्रिएटेड बाय इंटेंशन. मतलब अगर कोई पर्सन है तो इंटेंशनली इस तरह की फैलेसी को, इस तरह के एरर को वो क्रिएट करता है जो उसके इंटेंशंस होता है. अब इंटेंशन का मतलब क्या होता है उसको समझिए. एविडेंस. ये जो वर्क्स होते हैं कई बार हम लोग उनको एविडेंस से मैच करते हैं. मतलब कोई वर्क लिखा गया तो ये एविडेंस मिल रहा है तो पॉसिबली इस टाइम में इसको लिखा गया होगा, ऐसा कुछ लिखा है तो पॉसिबली ऐसा कुछ रहा होगा, राइटर लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स.
तो ये जो एविडेंस के बेस पर हम किसी भी लिटरेरी वर्क को एवेलुएट करने का काम करते हैं, विम्जार्ड और बेयर्सली का मानना यह था कि इस तरह का इवैल्यूएशन एक एरर होता है। एक्चुअली विम्जार्ड और बेयर्सली बहुत हद तक अपने इस डॉक्ट्रिन में I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट के बहुत क्लोज थे। एक्चुअली इन लोगों का थॉट भी न्यू क्रिटिसिज्म के पास था। आप जानते ही न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था। न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट था क्लोज रीडिंग, और क्लोज रीडिंग का मतलब था कि एक पर्सन को जब वो क्लोज रीडिंग कर रहा होता है तो राइटर का जो बायोग्राफी है या सोशल कॉन्टेक्स्ट है उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मतलब हमें राइटर की बायोग्राफी को जानना है या नहीं जानना है, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है। इसको न्यू क्रिटिसिज्म में इंक्लूड किया गया। यहां पर भी एविडेंस का मतलब कुछ ऐसा ही है। एविडेंस वो पोएट की अपनी पर्सनल लाइफ से हो सकती है, सोशल लाइफ से हो सकती है, हिस्टोरिकल लाइफ से हो सकती है, और इस तरह के एविडेंस के बेस पर अगर हम किसी लिटरेरी वर्क को इवैल्यूएट करते हैं तो इस एरर को या इस मिस्टेक को विम्जार्ड और बेयर्सली ने इंटेंशनल फैलेसी कहा था। मतलब यह मिस्टेक कहीं ऐसा नहीं होता वर्क का असर रीडर को पड़े, लेकिन रीडर यहां पर जानबूझ करके ऐसे कॉन्सेप्ट को लिटरेरी वर्क से कोरिलेट करते हैं और इसी को इंटेंशनल फैलेसी नाम दिया था विम्जार्ड और बेयर्सली ने। बेयर्सली या विम्जार्ड इस बात को सामने रखते हैं कि इस तरह का मिस्टेक हम ज्यादातर इस बेस पर करते हैं, जानते हुए करते हैं। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए, इंटेंशनल फैलेसी बहुत ज्यादा जो हमारी कॉन्फेशनल पोएट्री होती थी उसके अपोजिट है, क्योंकि कॉन्फेशनल पोएट्री कल मैंने आपको बताया क्लास लेक्चर में, समझने के लिए जरूरी है कि पोएट के लाइफ के बारे में जानिए। लेकिन ये कहते हैं कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, इस तरह के एविडेंसेस की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के जो एविडेंस आते हैं आप पोएट की लाइफ में पढ़ते हैं या हिस्ट्री को, तो ये आपका जो रिलेशन होता है टेक्स्ट से वो थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, या आप कहते हैं थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो दो तरह का स्टडी होता है, एक इनर कॉन्टेक्स्ट होता है, एक आउटर कॉन्टेक्स्ट होता है। ये जो एविडेंसेस होते हैं वो आउटर कॉन्टेक्स्ट में लेके चले जाते हैं, जिसका हमें स्टडी में कोई जरूरत नहीं होता। ऐसा कॉन्सेप्ट विम्जार्ड और बेयर्सली मानते थे। इस तरह की फैलेसी या इस तरह के मिस्टेक को उन्होंने कहा ये इंटेंशनल फैलेसी होती है। नेक्स्ट टर्म के लिए हम मूव करते हैं, दैट इज इनोवेटिव। नाउ व्हाट इज इनोवेटिव? इनोवेटिव को अगर सही ढंग से देखा जाए तो यह एक तरह का डेनोंसिएशन होता है। क्या होता है? डेनोंसिएशन। डेनोंसिएशन को आप शायद समझ रहे होंगे, या अगर नहीं समझ रहे तो आप इसको समझिएगा कि एक तरह का इंसल्ट होता है। अपनी लैंग्वेज में अगर आप यूज करते हैं तो एक तरह का इंसल्ट या क्रिटिसिज्म होता है। बट ये जो इंसल्ट या क्रिटिसिज्म होता है बहुत ही फ्रेंडली होता है। इसके लिए खास बात यह रखना पड़ता है कि इसके पीछे जो भी इंटेंशन होता है वो बुरा नहीं होता। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मजाक उड़ाने के लिए कुछ डेरोगेटरी एपिथेट का यूज करता है। डेरोगेटरी एपिथेट आप समझ रहे होंगे, डेरोगेटरी एपिथेट का यूज किया जाता है। एपिथेट तो आप जानते हैं एक तरह का टाइटल होता है, और डेरोगेटरी जो होते हैं वो चिढ़े हुए, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो किसी भी इशू को थोड़ा सा ह्यूमरस टच देने के लिए हम कुछ कॉमिक वर्ड्स यूज करते हैं। दैट इज डेनोंसिएशन। एक तरह से निंदा भी करना होता है, बट वो निंदा करना जो होता है उसका मेन मकसद क्या होता है? कॉमिक होता है। तो सटारिकल होने के साथ साथ यह कॉमिक होता है। इस तरह के टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेक्टिव। अब कई बार हम लोग कोई अगर हमारे बीच का हमारा फ्रेंड मोटा हो जाता है तो हम उसको मजाक मजाक में बोलते हैं
कि देखो ये तो भाई साहब इतने मोटे हैं कि इनको तो टेबल भी जवाब दे दे, लाइक दैट। वो जो टेबल भी जवाब दे दे हमने कमेंट किया, तो वो एक्चुअली अपने उस फ्रेंड को इंसल्ट करना नहीं होता है, लेकिन उसके साथ में कॉमिक एक एलिमेंट को राउज करना या उठाना होता है। इस तरह के यूज को आप देख सकते हैं कि यह आयरनी से डिफरेंट होता है। रिमेंबर, जब हम इन्वेक्टिव की बात करते हैं तो इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आयरनी, क्योंकि आप जानते हैं जो आयरनी होती है उसमें क्या होता है, वो एक इंटेंशनल हार्म होता है। आयरनी में इंटेंशनल हार्म होता है, ठीक है, जिसके लिए आयरनी यूज की गई होती, आमतौर पर उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन जो इन्वेक्टिव होता है इसका यूज हमेशा हार्मलेस होता है। ये जो डेनंसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज हार्मलेस, हार्मलेस। ये हार्म से दूर होता है, मतलब किसी भी फ्रेंड के लिए यूज कर, जैसे मैंने पहले ही कहा, किसका जो रिलेशन होता है वो कॉमिक होता है, तो ये हार्म पहुंचाने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसका खूबसूरत यूज विलियम शेक्सपियर साहब ने अपने हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में यूज किया है, जहां प्रिंस हैरी अपने दोस्त सर जॉन फाल्स्टॉफ के मोटे होने का मजाक उड़ाता हुआ स्टेटमेंट बोलता है। उसका जो मेन मकसद होता है वो एक कॉमिक होता है, जहां पर वो ये बात कहता हुआ है कि दिस सैंग्विन कावर्ड, दिस बेड ब्रेसर, दिस हॉर्सबैक ब्रेकर, दिस ह्यूज हिल ऑफ फ्लैश। आप सुन रहे हो, ह्यूज हिल ऑफ फ्लैश, हॉर्सबैक ब्रेकर, बेड प्रेसर, ऑल दीज जो टर्म्स उन्होंने यूज किए हैं वो सारे के सारे किस लिए हैं, कॉमिक हैं। और ये डेनंसिएशन है, मोटा होने की वजह से निंदा तो हो रही है, बट उसका एक हार्मलेस इंटेंशन के साथ यूज किया गया वो एस्पेक्ट है। इस वजह से इसको यहां पर हम लोग इन्वेक्टिव करते हैं। अगर यही काम हम किसी इंटेंशन से करते हैं, जैसे यहां पर दिखाया गया इंटेंशनल हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दैट इज आयरनी। इस बात को जॉन ड्राइडन ने अपनी वर्क्स डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर में इस बात को डिस्कस किया है कि जो आयरनी होती है वो इंटेंशनल और हार्मफुल होती है, जबकि जो इन्वेक्टिव होता है वो इंटेंशनल तो होता है लेकिन हार्मलेस होता है। इस तरह से दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को जॉन ड्राइडन ने भी अपने डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर्स में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज आइवरी टॉर्क। आइवरी टॉर्क का अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसका रिलेशन होता है आइसोलेशन से। आइसोलेशन, पहले हम लोग बात करते हैं कि आइसोलेशन का क्या रिलेशन है, फिर इस टर्म की शुरुआत कराते हैं। एक्चुअली आइसोलेशन मींस अवे फ्रॉम डेली लाइफ, अवे फ्रॉम डेली लाइफ। रोज की जो जिंदगी होती है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तारीफ हो रहा है, इन सभी चीजों से दूर रहने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हियर एज एन आइवरी टॉर्क। इसका जो रिलेशन है वो बाइबल में मिलता है, और इस टॉर्क का जो यूज किया गया वो बिब्लिकल रेफरेंस लेता है, बिब्लिकल इसका लेता है। और सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में इसको रखा गया है, जहां पर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का जो 7th सॉन्ग होता है उसमें एक जगह पर यह टर्म यूज किया गया है, जिसको वहां पर एक लवर जो होता है अपनी बेलेवेड, अपने प्रेमिका के गर्दन को, नेक को और डिस्क्राइब करते समय, उसकी तारीफ करते समय उनकी नेक को उसने आइवरी टॉर्क कहा। आप जानते हैं आइवरी जो होता है हाथीदार सफेद की तरह होता है, चमकता होता है, तो टॉर ऑफ आइवरी जो कहा था उसी की वजह से यह टर्म जो है वो हमारे पास है आइवरी टॉर्क के रूप में। इसका यूज धीरे धीरे करके फ्रांस में सबसे पहले शुरू किया जाता है, और इस टर्म का यूज किया था फ्रेंच क्रिटिक्स सेंट ब्यो ने। फ्रेंच क्रिटिक्स है जिनका नाम था सेंट ब्यो। सेंट ब्यो ने इस टर्म का सबसे पहले फ्रांस में यूज किया हुआ था। रिमेंबर, ये फ्रेंच क्रिटिक थे तो फ्रांस में इन्होंने यूज किया था, और इस टर्म के यूज होने का टाइम अराउंड 1830s दिया जाता है। ऐसा माना जाता है 1830 के आसपास का टाइम रहा होगा
जब सेंट लियो ने इसे यूज किया होगा एज अ टर्म के रूप में, धीरे धीरे इसका जो रिलेशन हुआ वो आइसोलेशन तो हुआ, जैसे मैंने आपसे बताया आइसोलेशन का सेंस क्या हो गया कि हम आखिरी टावर में पहुंचने के बाद सबसे अलग हो गए, और इस तरह से अलग होने का क्या रिलेशन हुआ, अवे फ्रॉम डेली लाइफ, रोज की जो हमारी लाइफ होती है जिसमें हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, इन सारी चीजों से यह अपने आप को अलग कर लेता है, और साथ ही साथ यह भी इसके साथ क्लियर हो जाता है कि ऐसी लाइफ जीने के बाद कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है या कोई उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, द पोएट इज अवे फ्रॉम ऑल दीज वर्ल्डली अफेयर्स, he lives his own world and the world is arbitrary, वो अपनी खुद की खूबसूरत दुनिया में रहता है, बाकी दुनिया से आइसोलेटेड होकर के या बेखबर रह करके। इस तरह की अगर कोई राइटिंग होती है that is arbitrary। Here we move to the next topic and that's local color। Now see, local color एक prose fiction होता है, it's like prose fiction। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल कलर का बहुत क्लोज रिलेशन है विद रीजनल फिक्शन से। रीजनल फिक्शन जिसको आप रीजनल नॉवेल कहते हैं उससे बहुत क्लोज रिलेटेड है, दोनों ही एक ही पैटर्न पर बने होते हैं। दोनों के पैटर्न्स जो है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस कदर होता है कि अपनी जो प्रेजेंस होती है, अपनी जो लाइफ होती है उसे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ यह भी दिखाता है कि जो भी लाइफ के छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, वहां का डिक्शन होता है, वहां की फेस्टिवल्स होती हैं, वहां के एटमॉस्फेयर होते हैं, वहां का सोशल सिस्टम होता है, एवरीथिंग कम्स हियर इन द प्रोज राइटिंग ऑफ द लोकल कलर। इन दैट सेंस लोकल का सेंस हो गया रीजन, कलर का सेंस अलग अलग हो गया, और कलर का सेंस आप समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बताया लोकल का सेंस क्या हो गया, कोई रीजन, कोई क्षेत्र, ओके, या एरिया, और उसके कलर का रिलेशन क्या हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि वहां के जो कस्टम है, वहां की जो लैंग्वेज है, वहां के जो फेस्टिवल है, वहां का जो एनवायरमेंट है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे कलर में आती हैं। अगर कोई राइटिंग इस कदर की गई है कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन, बिल्कुल रीजनल फिक्शन की तरह, ध्यान रखिएगा भी डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंस को, बिल्कुल रीजनल नॉवेल की तरह ही किसी खास रीजन, किसी खास प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो कंटिन्यू रहता है अपने वर्क्स में। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह किसी एक जगह का लोकल कलर दिया गया है। इस लोकल कलर में हम लोग कई बार इसको लोकल कलर फिक्शन का भी एक नाम देते हैं। लोकल कलर जो फिक्शन होता है उसका रिलेशन सिर्फ एक प्लेस से होता है। लोकल कलर फिक्शन का जो रिलेशन होता है यह भी उसी तरह से है, किसी प्लेस को हाईलाइट करेगा, बट इसका जो रिलेशन हो जाता है लोकल कलर फिक्शन का वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी से होता है। इसका जो मेन थीम होता है कौन होता है, न्यूयॉर्क सिटी, दूसरी जगह से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जबकि बाकी जगहों पर आप देख सकते हैं, अगर आप जिसे रीजनल नॉवेल के रूप में टॉमस हार्डी को समझते हैं, तो रीजनल नॉवेल इसमें हार्डी का जो बेसिक्स है तो नॉवेल में तो जरूर प्रेजेंट करते हैं, बट अगर उसको फिक्शन करें या शॉर्ट राइटिंग करें तो वह भी क्या करेंगे, लोकल कलर को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर आप रुडयार्ड किपलिंग की बात करिए, रुडयार्ड किपलिंग का क्या काम था, रुडयार्ड किपलिंग की राइटिंग में इंडिया जो है वो एक तरह का कलर लेकर आता है, तो उनके लिए जो इंडिया है या इंडियन कल्चर है वो उनके लिए एक तरह से लोकल कलर बन के आता है। इसी तरह से अलग अलग, जैसे आप मिसिसिपी अपना पचवाफा ले जाते हैं, विलियम फॉकनर के लिए आते हैं, इसी तरह से मिसिसिपी का ही रीजन मार्क ट्वेन की जो राइटिंग होती है, मार्क ट्वेन की जो राइटिंग होती है उसमें भी हम लोग इसी मिसिसिपी के कलर को पाते हैं। तो मिसिसिपी के कलर या रीजन को प्रेजेंट करना यह स्पेशली हमारे लिए कॉमिक प्रेजेंटेशन
या सेंटिमेंटलिटी के साथ प्रेजेंट किया गया हो तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लोकल कलर। अब हम लोग बात करते हैं कि रीजनल फिक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जब लोकल कलर की बात कर रहे थे तो यह कॉमिक होता है, जनरल होता है, एक सिंपल प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जैसे हम रीजनल नॉवेल करते हैं उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटीज पाते हैं और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डीपली ऑब्जर्व की गई होती हैं। इतना डीप स्टडी ह्यूमन कैरेक्टर को या लोकल को या थीम को कभी भी लोकल कलर में प्रेजेंट नहीं किया। आप कलर से समझिएगा कि एक तरह का ह्यूमर है, हंसी को क्रिएट करने के लिए लाइट मूड में इसको प्रेजेंट करने का काम किया जाता है। दिस इज हाउ कम्स द लोकल कलर टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर लाइट, sometimes it's called lay. See, this lay is a French term. इसको हम लोग एक फ्रेंच टर्म के रूप में पाते हैं, फ्रेंच टर्म। और इसका जो रिलेशन होता है वह 12th और 13th सेंचुरी से होता है, 12th एंड 13th सेंचुरी से होता है। नेचुरली 12th और 13th सेंचुरी में अगर आप जाते हैं तो प्राइमरली क्या आपको थीम मिलता है, रोमांस का थीम। इस तरह से अगर कभी ले को राइट किया गया है तो ले का जो रिलेशन होता है वो किस तरह के थीम से हो जाता है, ऐसी थीम जो रोमांस को प्रेजेंट कर रही हो। रोमांस का रिलेशन आप समझते हैं, आई मीन रोमांस तो समझते ही होंगे। रोमांस का मतलब जो होता है वो एक्चुअली होता है टू फील समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं उसे महसूस करना ही रोमांस होता है। ओके, अब ये रोमांस एडवेंचर से मिल जाता है, क्योंकि एडवेंचर में हम ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट हमसे मिल नहीं पाती है या हमको पा नहीं सकते हैं, कोशिश उसके लिए जरूर करते हैं। इस तरह से जो मेडुअल रोमांस होते हैं जिनको हम शिवालिक रोमांस कहते हैं, उसमें अलग अलग थीम बने और वो थीम जो थे उनमें मैटर बने, 4 मैटर बने थे, शायद आप लोगों को याद होगा। एक मैटर ऑफ रोम था जिसको हेड किया गया था अलेक्जेंडर के अराउंड और साथ साथ वो वार ऑफ ट्रॉय को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो था वो ब्रिटेन के लिए था, ब्रिटेन का जो थीम मूव करता है वो किंग हेनरी आर्थर के अराउंड मूव करता है। तीसरा जो था वो मैटर ऑफ फ्रांस था जो चार्ल्स के, किंग चार्ल्स के और उनके नाइट्स के अराउंड मूव करता है। और जो चौथा मैटर था दैट वाज मैटर ऑफ इंग्लैंड जो किंग हार्ड और उनके नाइट्स के अराउंड मूव करता है। इनमें से कई बहुत ही फेमस ले थे और उनमें से एक ले था जो ब्रेटन ले के नाम से जाना जाता था, ब्रेटन ले। ब्रेटन ले एक्चुअली ब्रिटेन के मैटर पर बेस्ड था और ब्रिटेन का मैटर किस पर था, किंग आर्थर पर। रिमेंबर, किंग आर्थर इसका मैटर होते हैं। तो किंग आर्थर की लाइफ को प्रेजेंट करने वाला ये जो रोमांस था उसको हम लोग कहते थे ब्रेटन ले। और ये ब्रेटन ले इसी लय का हिस्सा था, लाइक दिस। ओके, अब ये लय की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं। 12th सेंचुरी में एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था किंग हेनरी II और उनके दरबार में रहती थी मैरी दी फ्रांस। मैरी दी फ्रांस ने ही इस तरह के ले राइटिंग की शुरुआत की है ऐसा माना जाता है। मैरी दी फ्रांस ने इस तरह की ले राइटिंग की शुरुआत की थी जो 12th सेंचुरी में किंग हेनरी II के कोर्ट में रहा करती थी। और उनका जो सबसे फेमस ले रहा आज तक वो सर ऑर्फियो नाम का उनका ले बहुत ही फेमस रहा जिसको उन्होंने राइट किया था, सर ऑर्फियो। तो इस तरह से जो ले की शुरुआत है वो मैरी दी फ्रांस ने किया। बाद में इसको जेफरी चॉसर ने भी अपने वर्क में कैंटरबरी टेल्स में, फ्रैंकलिन टेल्स में इसको यूज किया। वैसे तो जेफरी चॉसर से कुछ बचा ही नहीं था, लगता है सारी डिवाइसेस जैसे जेफरी चॉसर ने यूज किया उसी तरह से बाद में ड्रामा के अगर क्षेत्र में आ जाए विलियम शेक्सपियर ने कुछ नहीं छोड़ा। तो ले की भी बात किया जाए तो जेफरी चॉसर ने भी अपने जो फ्रैंकलिन टेल्स थी उस फ्रैंकलिन टेल्स में उन्होंने इसका यूज किया था
और इस तरह से लाइट का बहुत ज्यादा यूज तो नहीं रहा, लेकिन कुछ यूजेस जरूर रहे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज लाइट वर्ड्स। हमारी जो वर्ड्स होती है, जो हमारी पोएम्स होती हैं, उनकी दो कैटेगरी होती है। एक को हम लोग कहते हैं लाइट वर्ड्स और एक को हम लोग कहते हैं हैवी वर्ड्स, या फिर उसको हम लोग ग्रे वर्ड्स कहते हैं। ग्रे वर्ड्स में हमेशा हम हैवी थीम को रखते हैं, और जितना हैवी थीम रखते हैं उतने ही हैवी डिक्शन रखते हैं, उतने ही भारी भरकम शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन जब लाइट वर्ड्स होता है तो लाइट वर्ड्स में हम डेली यूज के हमारे वर्ड्स होते हैं, उस डिक्शन या वर्ड्स का यूज हम लोग किया करते हैं। इस तरह से नेचुरली ये जो लाइट वर्ड्स है वो लाइट मूड की वर्ड्स है, लाइट मूड को दिखाने वाली वर्ड्स है, जो हल्के मूड में पोएट रहते हुए राइट करने का काम करता है। इसका रिलेशन एक्चुअली लॉफ्टर के लिए है, और ये लोग गुड नेचर में आकर सटायर करते हैं। लाइट मूड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसका जो होता है गुड नेचर सटायर, गुड नेचर सटायर। अभी हम लोग बात करके आए हैं और इन्वेक्टिव की बात किया हम लोगों ने। कुछ हद तक अगर आप देखें तो इन्वेक्टिव का यूज यहाँ लाइट वर्ड्स में किया जाता है, जहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्लेफुली, या जिसको आप दूसरे टर्म कर सकते गैली या फिर प्लेफुली, इस टर्म को, इस वर्ड को या इस तरह की पोएम को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि डिक्शन जो होता है वो कॉमन पर्सन का होता है। रिमेंबर एज आई टोल्ड यू, डेली यूज वर्ड्स, तो ये डेली यूज वर्ड्स किसके होते हैं? कॉमन ह्यूमन बीइंग। तो आमतौर पे इसका जो सब्जेक्ट बनेगा कौन बनेगा? लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास। लेकिन इसको बाद में डिवाइड भी किया गया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। लोअर क्लास और अपर क्लास का भी डिफरेंस इस वर्ड्स में किया गया। लाइट वर्ड्स को दोनों क्लास के साथ जोड़ करके यूज किया जाता है। जहां अपर क्लास के लिए सोसाइटी वर्ड्स का यूज किया गया, वहीं पर इन्होंने लोअर क्लास के लिए नॉनसेंस वर्सेस यूज किया। यहां पर दो वर्सेस हुई, जैसे मैंने आपसे कहा, सोसाइटी वर्सेस या यहां पर नॉनसेंस वर्सेस, नॉनसेंस वर्सेस। दोनों टर्म्स जो है उनका अपना अपना रिलेशन रहा। जो सोसाइटी वर्सेस है दैट रिप्रेजेंट्स अपर क्लास, अरिस्टोक्रेट्स की लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है, और जो नॉनसेंस वर्ड्स है दैट रिप्रेजेंट्स मिडिल और लोअर क्लास, या मिडिल और लोअर क्लास के लिए। अब जरा सा हम लोग इनको ध्यान देते हैं, इनका क्या रिलेशन निकला होगा। जो अपर क्लास है वह लाइट मूड में बात तो करता है, बट फिर भी वह लाइट मूड में बात करते समय, सटायर करते समय शब्दों का बड़ा केयर करता है। किस तरह के शब्दों का यूज करना चाहिए, बड़ा डेकोरम के साथ कोशिश करता है, एटिक्वेट के साथ अपने शब्दों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नॉनसेंस वर्सेस होती हैं तो वहां पर तो लाइट मूड होता ही है, लाइट मूड के साथ और भी गंदा मूड हो जाता है। दैट इज द रिलेशन। तो जब हम लोग सोसाइटी वर्सेस की बात कर रहे होते हैं तो सोसाइटी वर्सेस में खासतौर से आप ध्यान रखिएगा, यहां पर अपर क्लास जो होते हैं रिफाइंड और कॉमिक यूज करते हैं लैंग्वेज, रिफाइंड एंड कॉमिक। ये तो होता है कि डेली यूज की वो डिक्शन को यूज करेंगे, बट उनकी जो डेली यूज की डिक्शन होती है वो रिफाइंड होती है, वो हंसी के लिए यूज किया जाता है। कई बार इस बात को विलानेल नाम का जो फ्रेंच स्टेंजा फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट करने, उसके लिए उसके जरिए किया जाता है। विलानेल ये फ्रांस का स्टेंजा फॉर्म है। इस विलानेल स्टेंजा फॉर्म में कई बार ये जो वर्सेस सोसाइटी को वर्स जो थी उनको दिखाया जाता था, और कम्युनिकेशन करते समय कई बार इनमें भी सेक्सुअल बातें हो जाया करती थी। विलानेल जो स्टेंजा फॉर्म है यह 19 लाइन्स का होता है। कितनी लाइन्स का होता है? 19 लाइन्स का होता है, और इसको प्रेजेंट दो पार्ट्स में किया जाता है। 19 लाइन्स को 5 टर्सेट्स के साथ रखा जाता है। टर्सेट्स 5 इसमें टर्सेस होती हैं और एक इसके साथ
क्वाड्रेंट होता है। इस तरह से टोटल 63 आप जानते हैं 3 लाइन की कॉम्बिनेशन होती है, और इस तरह से 15 और ये +1 क्वाड्रेंट जो 4 लाइन का होता है, और ये 19 लाइंस का स्टैंजा फॉर्म हमारे सामने बनकर तैयार हो जाता है, जो सोसाइटी वर्सेस में आमतौर पर यूज किया गया होता है। लेकिन जब हम लोग मिडिल में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉनसेंस वर्ड्स जो होता है वह एक तो लोअर और मिडिल क्लास का है, बॉयस्टरस है, सेक्सुअल है, और इसमें स्पेशली एडवर्ड लियर के द्वारा प्रेजेंट किया गया एक स्टैंजा फॉर्म था जिसका नाम था लेमरिक। लेमरिक स्टैंजा फॉर्म को जैसे मैंने बताया लियर ने प्रेजेंट किया था, एडवर्ड लियर ने। इनके स्टैंजा फॉर्म का जो थीम था वो आमतौर पर सेक्सुअलिटी थी, नॉट सेक्सुअलिटी लाइक दैट, बट सेक्सुअलिटी ऐसी जिसमें लॉफ्टर हो, जिसमें हंसी हो, डेली यूज के वर्ड्स का हम यूज कर सके, इस तरह के वर्ड्स को यूज किया करते थे। इस पैटर्न में उन्होंने ये जो लेमरिक स्टैंजा लिया, दैट स्टैंजा इज इन 5 लाइन, 5 लाइन में इस स्टैंजा को रखा जाता है, और इसका यूज भी अलग ढंग से किया जाता है। मतलब ये जो 5 लाइन का स्टैंजा होता है लेमरिक, इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। 5 लाइंस, अब इन 5 लाइंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो लाइंस होती हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, नॉट फोर्थ, फिफ्थ जो लाइन होती है, इनका अगर मैट्रिक पैटर्न देखा जाए तो ये हमारे लिए एनापेस्टिक ट्राइमीटर होती है, एनापेस्टिक ट्राइमीटर। और अगर हम दूसरी और चौथी लाइन की अगर बात करें तो ये हमारे लिए सेकंड एंड फोर्थ लाइन की अगर हम बात करें तो ये एनापेस्टिक तो होती हैं, लेकिन एनापेस्टिक होने के साथ साथ ये डायमीटर हो जाती है। मतलब पहली, दूसरी और पांचवी लाइन जो होती है ट्राइमीटर 3 मीटर की होती है, और दूसरी और चौथी जो होती है वो डायमीटर मतलब 2 मीटर की होती है। एनापेस्टिक का पैटर्न आप लोग जानते ही होंगे, मेट्रिक पैटर्न के रूप में एनापेस्टिक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहां पर हम लोग वीक साउंड के कॉम्बिनेशंस लेकर के चलते हैं, और वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन लेते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इस तरह से 3 सिलेबल में 1 मीटर बनाता है, तो ये 2 सिलेबल 2 मीटर मतलब ये हो गया 6 सिलेबल से हुआ, और एनापेस्टिक ट्राइमीटर मतलब 9 सिलेबल का मैटर होता है। इस तरह से 5 लाइन का जो स्टैंजा है, सारी 5 लाइन के स्टैंजा को हम लेमरिक नहीं करेंगे। पहली चीज उसका विषय जैसा मैंने आपको बताया आमतौर पर सेक्सुअलिटी होती है, लाइट वर्ड्स के रूप में यूज किया जाता है, और दूसरा उसका जो मैट्रिक पैटर्न हो, सिलेबिक पैटर्न हो, तो सिलेबिक पैटर्न में एनापेस्टिक यूज करें, और मैट्रिक पैटर्न के रूप में हम लोग ट्राइमीटर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन के लिए, और डायमीटर सेकंड एंड फोर्थ लाइन के लिए यूज करते हैं। इस तरह के जो स्टैंजा फॉर्म्स आते हैं उसे हम लोग लेमरिक कहते हैं। तो लेमरिक का जो रिलेशन है, जैसे मैंने आपसे बताया, लाइट वर्ड्स में दोनों ही आती हैं, चाहे वो हमारे लिए सोसाइटी वर्सेस हो या फिर नॉनसेंस वर्सेस हो। नेक्स्ट में आते हैं, एक और नॉनसेंस का स्टडी करते हैं, मेलाप्रोपिज्म। आप समझ रहे हैं जिस वर्ड के साथ मेलाप्रोपिज्म या मेल जैसा वर्ड लग जाता है तो अपने आप को गंदा साउंड करने लगता है या बुरा साउंड करने लगता है। इसमें क्या होता है, मेलाप्रोपिज्म के लिए होता है कि अनइंटेंडेड हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं जो लॉफ्टर का काम कर जाते हैं। अनइंटेंडेड वायलेशन ऑफ कॉमन डिक्शन और रूल्स, कॉमन डिक्शन और रूल्स। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से न चाहते हुए भी आप रूल्स को वायलेट करने का काम कर देते हैं, खराब करने का काम कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने बेहतर किया है। ऐसे कंडीशन में आप सोलेसिज्म को सामने रखते हैं। इस तरह का जो इंटेंशन होता है, इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सोलेसिज्म। सोलेसिज्म का भी मतलब यही होता है कि अनइंटेंडेड वायलेशन ऑफ कॉमन डिक्शन और रूल्स। कई बार जिन शब्दों का यूज करना होता है हम उसको खास तौर से यूज कर नहीं पाते हैं, बल्कि न चाहते हुए भी हम अलग शब्दों का यूज कर लेते हैं, या यूं कहिए कि हम
एक ऐसे वर्ड को रिफाइंड बनाने की कोशिश में हम उसे मिस्टेक कर देते हैं। मेलाप्रोपिज्म जो ये टर्म है उसका रिलेशन रिचर्ड बर्सली शेरिडन के प्ले द राइवल से, द राइवल जो शेरिडन ने राइट किया था, इस प्ले में एक कैरेक्टर है, इसको शेरिडन ने राइट किया था। शेरिडन जो एक सेंटिमेंटल और साथ ही साथ कॉमेडी, जो इसको कॉमेडी ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता था, वो खासतौर से इन्होंने राइट किया था। तो द राइवल में इन्होंने कैरेक्टर यूज किया था जो नाम था मिसेस मेलाप्रॉप, मिसेस मेलाप्रॉप। और इस तरह से मेलाप्रॉप जो कैरेक्टर थी उनका जो डिक्शन था अपर क्लास को प्रेजेंट करती है, बट वो अक्सर करके अपने जो रूल्स होते हैं उनको इस कदर प्रेजेंट करती थी, शब्दों का यूज इस कदर किया करती थी कि उसकी वजह से लॉफ्टर क्रिएट हो जाता था। इंटेंशन तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनका जो यूज होता था शब्द वह लॉफ्टर का रीजन बन जाता है, हंसी का कारण बन जाता था, और इसी चीज को एक टर्म का नाम दिया गया, दैट इज वाज कॉल्ड मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट इज हियर मॉस्क। मॉस्क इज अ शॉर्ट एंड लिरिकल ड्रामा, short and lyrical drama presented especially in the court, in the court। अगर इसकी शुरुआत को देखा जाए तो इसका जो रिलेशन है वह कोर्ट लाइफ से ही है, जिसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता था। यह बात अलग है कि इसकी शुरुआत जो होती है वह इटली में मानी जाती है। इसका शुरुआत जो होता है सबसे पहले यूज कहां किया गया, इटली में। वैसे भी आमतौर पर जो भी टर्म्स होते हैं उनका रिलेशन इटली से हो जाता है, बट रेनेसां टाइम में जब हम आते हैं तो खास तौर से जेम्स फर्स्ट का जो टाइम होता है वहां से अगर देखा जाए तो जेम्स फर्स्ट के टाइम में हमें ये जो मास्क होते हैं उनका यूज होता हुआ मिलता है। शॉर्ट होते हैं, लिरिकल होते हैं, और अगर देखा जाए जो स्पेशली डेडिकेटेड होते थे कोर्ट लाइफ को या किसी रॉयलिस्ट को ये डेडिकेट किए जाते थे। बेन जॉनसन ने कई इस तरह से मास्क राइट किए जहां पर वो एक अच्छे मैसेज के साथ, एक गुड न्यूज के साथ या गुड इंफॉर्मेशन के साथ इसको प्रेजेंट करने का काम करते थे। यह अपने आप में एलेगोरिकल भी होता था। जब मास्क को हम प्रेजेंट करते थे एलेगोरिकल होता था। एलेगरी का मतलब मैंने बताया था आपको कि एक इनडायरेक्ट एड्रेशन होता है, तो इसकी राइटिंग जो होती थी वो एलेगरी के बेस पर भी होती थी, इसलिए एलेगोरिकल हो जाया करता था। एक तरह का इनडायरेक्ट एड्रेशन भी लेता है। बेन जॉनसन ने जो राइट किया उसे तो आप जानते ही हैं। जॉन मिल्टन को आप लोगों ने स्पेशली पढ़ा हुआ है, उनके जो कॉमर्स रहे हैं उनको आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट एड्रेशन रहा है। आर्किडीज को आप देख सकते हैं, वो इनडायरेक्ट एड्रेशन रहे। तो आप स्पेशली इस तरह के जो ड्रामास होते थे, जो लिरिकल प्रेजेंटेशन लेते थे ऑन द स्टेज, उनका टारगेट होता था एक तरह से रॉयल एंटरटेनमेंट या रॉयल को प्रेजेंट करने की बात थी। बेन जॉनसन ने मास्क ऑफ ब्लैकनेस एंड मास्क ऑफ क्वींस को राइट किया था। मास्क ऑफ क्वींस हो या मास्क ऑफ ब्लैकनेस हो, दोनों में उन्होंने क्वीन और टाइम के अकॉर्डिंग किंग को एंटरटेन करने की कोशिश किया है। शेक्सपियर के प्ले, अगर हम शेक्सपियर के दी टेम्पेस्ट की बात करें तो टेम्पेस्ट में भी हम मास्क का प्रेजेंटेशन पाते हैं। इस तरह से मास्क एक ऐसा रूट है या ऐसा प्ले राइटिंग का स्टाइल था जो जैकोबियन टाइम, जेम्स फर्स्ट से एलिजाबेथन टाइम, एलिजाबेथ से कैरोलिन में भी थोड़ा बहुत देखने मिलता है, जिसमें हमारे पास जॉन मिल्टन आते हैं। जॉन मिल्टन अपने जो मास्क लिखते हैं काफी पॉपुलर होता है अमेरिका में। इस तरह के मास्क को पॉपुलराइज करने का काम आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ देख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने अपनी मास्क ऑफ रीजन और मास्क ऑफ मर्सी को प्रेजेंट किया था। एडगर एलन पो ने भी मास्क राइट किया था, मास्क ऑफ द रेड डेथ। एक अलग टर्म हुआ जो बेन जॉनसन साहब ने शुरू किया और वो कहलाया एंटी मास्क। एंटी मास्क। अभी तक जो मास्क था वो आप कह सकते हैं कि वर्च्यू की फाइटिंग थी, अच्छाई का प्रेजेंटेशन था। एक प्लेजेंट वेदर में इसको परफॉर्म किया जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं एंटी मास्क में, इसका जो वेदर होता है ग्रोटेस्क हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रोटेस्क का मतलब ऑलमोस्ट डरावना सा हो जाता है। फियरफुल एटमॉस्फेयर को प्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ अनरूली होता है।
होता है, कॉमन ह्यूमन बीइंग की लाइफ को या प्लेजेंट या कोई मैसेज देता हुआ नहीं होता है। इसे किसने शुरू किया था? बेन जॉनसन ने शुरू किया था। इसको किसी और ने नहीं शुरू किया था। बेन जॉनसन जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की भी शुरुआत किया था, उन्होंने इसको यूज किया था और इसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो एलिगेंस होता है, जो हमारी अच्छाई होती है, उसके अपोजिट जाकर के किस तरह से राइटिंग किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग का शुरुआत करने का क्रेडिट जो जाता है वो जर्ट्रूड स्टेन को जाता है। जर्ट्रूड स्टेन। जर्ट्रूड स्टेन एक फ्रेंच मॉडर्निस्ट थी और उन्होंने इसके पहले एक टर्म दिया था जिसका नाम था लॉस्ट जनरेशन, और उसके बाद उन्होंने इसको भी एक टर्म दिया जो कहलाया ऑटोमेटिक राइटिंग। नाउ व्हाट इज द ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग जो थी वो फ्री फ्रॉम रूल्स थी। फ्री फ्रॉम रूल्स, फ्री फ्रॉम रूल्स, वेरी मच लाइक फ्री वर्ड्स। अगर आप इसका रिलेशन देखते हैं तो ये फ्री वर्ड्स के बहुत ही क्लोज थी, क्योंकि फ्री वर्ड्स में भी कोई रूल्स फॉलो नहीं किया। ये बात अलग है। एजरा पाउंड कहते हैं कि फ्री वर्ड्स राइट करते समय भी हमें कई रूल्स को फॉलो करना पड़ता, और उनकी बात से सहमत हुए टी.एस. एलियट भी इसी बात को कहते हैं कि जब आप फ्री वर्ड्स को राइट करने लगते हैं तो फ्री वर्ड्स अपने आप में एक रूल बन जाता है, इसलिए आप रूल्स को फॉलो तो करते ही। जर्ट्रूड स्टेन का क्या कहना था कि कई बार हम लोग कुछ राइटिंग करते हैं जो राइटिंग इंटेंशनल होती है, पर्पस के साथ हम लिखे होते हैं, हमें इस उद्देश्य के लिए उसको राइटिंग किया गया होता है। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो जैसे ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, अनइंटेंशनली कोई चीज राइट कर देते हैं। जैसे सपने में आप जाकर के अनकॉन्शियसनेस की लाइफ में होकर के जो काम आप कॉन्शियसनेस में करते हैं, उन राइटिंग्स या उन वर्क से आप अपने आप को दूर करते हुए अनकॉन्शियस की दुनिया में जाते हुए आप इसकी राइटिंग करते हैं। इस तरह से यह जो अदर लैंग्वेज होती है, जहां पर हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, रिफाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे अलग होते हैं। रिमेंबर ऑटोमेटिक नाम है ना, तो ऑटोमेटिक मतलब सारी चीजें अपने से होती हैं। तो इसके लिए हम ध्यान नहीं देते कि हमारी जो लैंग्वेज है रिफाइंड है या नहीं है, हमारा कोई टारगेट है इसके लिखने पीछे या नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ स्लीप राइटिंग। आप कह सकते हैं कि आप सोते हुए राइट कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया और आपने राइट कर दिया। दिस राइटिंग इज क्रेडिटेड टू जर्ट्रूड स्टेन। ये मॉडर्निस्ट जिन्होंने आमतौर पर एक तरह का विरोध दिखाया था जो सेट रूल्स थे। रिमेंबर, ये फ्री फ्रॉम रूल्स था। उस समय जो सेट रूल्स थे उसके खिलाफ एक तरह का आंदोलन था, एक तरह का मूवमेंट था, जो ऑटोमेटिक राइटिंग में देखने को मिलता है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे, और इसी को जर्ट्रूड स्टेन ने कहा कि यह ऑटोमेटिक राइटिंग है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग फ्री फ्रॉम रूल्स होती है। फ्री फ्रॉम जो इसके पहले के जितने भी रूल्स थे राइटिंग के, वो सारे से दूर होते हैं। डिक्शन का बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है, थीम का बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा इसको स्लीप राइटिंग आप कह सकते हो। जैसे आप सोते समय कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, लाइक दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज दिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द डे इज हियर अवांत-गार्डे। एक बार फिर से यह फ्रेंच टर्म है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसका मतलब होता है एडवांस गार्ड। एडवांस गार्ड। अब ये एडवांस गार्ड क्या होता है? एडवांस गार्ड का मतलब होता है सेफ्टी, और सेफ्टी का मतलब क्या होता है लिटरेचर में? एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ राइटर्स के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो हमेशा न्यू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एजरा पाउंड कहते हैं कि अवांत-गार्डे का जो रिलेशन है वो है टू मेक इट न्यू। टू मेक इट न्यू। जो लिटरेचर हमारे पास है उस लिटरेचर में पुरानापन आ गया, तो हम एक राइटर होने के नाते उस पुरानेपन से हम नएपन की ओर इसको लेकर जाएंगे, और एक तरह से जो कन्वेंशनल रीडर्स हैं उनको शॉक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें रीडर में क्या करेंगे? हम न्यू सब्जेक्ट को लेंगे, न्यू राइटिंग स्टाइल लेंगे, न्यू डिक्शन का यूज करेंगे, न्यू हमारा ट्रीटमेंट होगा, न्यू प्रेजेंटेशन होगा। एवरीथिंग एज अ गुड राइटर
we will try to present in new form without caring about the rules that are already set. तो एक बार फिर से अगर आप देख सकते हैं कि avant-garde भी बहुत हद तक ऑटोमेटिक राइटिंग की ही तरह होता है, और क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग तो ये कह सकता है कि स्लीप में हमने ऐसा कर दिया। avant-garde ये बात नहीं करता। avant-garde जानबूझ करके स्लीप से हटकर, ऑटोमेटिक से हट करके avant-garde जानबूझ करके किसी भी सेट कन्वेंशंस को, सेट रूल्स को ना मानने की बात करता है। इस तरह का टर्म्स avant-garde होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच टर्म है, इसका यूज किया गया है, और ये एजरा पॉन्ट थे जिन्होंने कहा कि avant-garde को आप डिफाइन कर सकते हैं मेक इट न्यू के रूल में। इस तरह से आप एक नई दुनिया, एक नई राइटिंग क्रिएट करते हैं, और वो आपके लिए avant-garde का काम करेगा, या एडवांस गार्ड को फ्रेंच मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था। इस तरह से आप जो डोमिनेटेड उस समय की राइटिंग स्टाइल थी उससे अपने आप को अलग करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, avant-garde के साथ खत्म करते हैं। बाकी वीडियोस में आप देखते रहिएगा ऑल लिटरेरी फॉर्म्स को। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग अस, कीप वाचिंग इंग्लिश कैंप कटरा प्रयागराज एंड कांटेक्ट अस फॉर नोट्स एंड क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।